हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, मोशन इन प्लेन कह लो या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल सच कह सकते हो कि स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जितने भी करने होते हैं वो सारे के सारे लगभग कह सकते हैं आपकी 80% न्यूमेरिकल्स वेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, और जनरली कह सकते हैं हम कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारा फंडामेंटल है, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे को वेक्टर बहुत ही अच्छे से आता होगा। ठीक है, हम दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक बताने वाले हैं हम। और अपने इस वीडियो में हम वेक्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उस फंडामेंटल टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो वेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बता दें आपको कि वेक्टर क्या होता है। देर ना करते हुए देखिए वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, पहले तो तुम ये समझ लो कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होते हैं, जो भी क्वांटिटी होते हैं, सारे की सारी क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो सकती हैं, या तो क्वांटिटी स्केलर नेचर की होगी या तो कैसी होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, तो क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बच्चों समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर का अर्थ हुआ कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में देखिए क्या क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक कोई पार्टिकुलर दिशा नहीं होता है। एंड इट विल नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। आप कहोगे कि सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो हम आपको बता दें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम जो अभी बताया अभी मैंने थोड़ा देर पहले कि आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर हम बताने वाले हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर जब भी आप निकालेंगे तो वहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा रूट ओवर, अगर मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट आएगा और यही कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रिजल्टेंट कहाँ से आया है, जब आप एडिशन ऑफ टू वेक्टर समझेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी में 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूँ कि तुम्हें 5 kg शुगर लेके आना है, चीनी लेके आना है, 5 किलो चीनी लेके आना है, किसी दूसरे बच्चे को बोलता हूँ कि तुम्हें भी 5 किलो चीनी लेकर के आना है, तो टोटल चीनी का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल शुगर जो होगा वो 10 किलो हो जाएगा। आप यकीनन कह सकते हैं कि चीनी का टोटल वेट, या सॉरी वेट नहीं कह सकते, टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे ने इस मास पर, ये ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास m है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि 10 और 10 20 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 और 10 0 भी हो सकता है, 10 और 10 20 भी हो सकता है, यानी कि 10 और 10 यहाँ पे देख रहे हैं जो फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स एक तरफ से लगा, दूसरा 10 न्यूटन फोर्स दूसरे तरफ से लगा है, तो इन दोनों 10-10 का जो सम है वो 0 से लेकर 20 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो कह सकते हो 0 से लेकर 20 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये हमें कैसे पता चला, अब अगर तुम कहते कि सर 10 न्यूटन इधर से लगा, 10 न्यूटन इधर लगा है, तो टोटल फोर्स 20 न्यूटन होता। अगर आप कहते कि सर यहाँ पे टोटल फोर्स 20 न्यूटन होगा, तो मैं क्या कहता कि बेटा यहाँ पे टोटल फोर्स 0 है। ठीक है, 0 कैसे कह देता,
एक का डायरेक्शन इधर दिखा देता और एक का डायरेक्शन इधर दिखा देता। अब हम देख रहे हैं कि 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगा और 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगा, तो टोटल फोर्स कितना, 0। सपोज कर लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक मास रखा हुआ है, 10 किलो का कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे एक बच्चा इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, और दूसरा बच्चा 10 न्यूटन फोर्स लगा के इधर की तरफ खींच रहा है। बोलो क्या वो ब्लॉक किधर भी जाएगा? नहीं जा सकता है, क्योंकि 10 न्यूटन इधर लगाया था, 10 न्यूटन इधर लगाया था, और टोटल जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे स्थिर रहेगा, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। अब सेम मास है, देखना यहाँ पे सेम मास है, इस जिसकी वैल्यू m है, और इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया। यदि आप कहते कि सर टोटल फोर्स जो है यहाँ पे 0 न्यूटन होगा, यहाँ पर देखो पहले वाले केस में जैसे हमने एफ नेट निकाला तो कितना आया था, 10 - 10 यानी कि 0 आया था, 0 न्यूटन। अगर आप कहते कि सर यहाँ पे 10 और 10 मिल करके 0 न्यूटन आएगा, तो मैं क्या करता, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ दिखा देता, और जब दोनों का डायरेक्शन एक तरफ दिखा देता तो यहाँ पर हमारा जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो होता वो हो जाता 10 + 10, यानी कि टोटल फोर्स हो जाता 20 न्यूटन हो जाता, ठीक है ना। टोटल फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, यानी कि जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं उसके लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन जो हम फोर्स लगाएंगे, या कह सकते हो जब हम पार्टिकुलर डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे तभी हम रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। पहला तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें डायरेक्शन होगा, एंड इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, मतलब यहाँ पे 5 और 5 मिलकर 10 ही होंगे, ये हमेशा होगा। क्योंकि अभी मैंने जो चीनी वाला जो एग्जांपल लिया था कि 5 kg शुगर एक बच्चा लेकर आया, 5 kg शुगर दूसरा बच्चा लेकर के आया, तो टोटल शुगर कितना हुआ, 10 kg, और हमेशा 10 kg ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो 5 और 5 10 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, 5 और 5 0 भी हो सकता है, और 5 और 5 मिलकर 10 भी हो सकता है, मतलब 0 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देखो वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो बस स्केलर था, ठीक है। अच्छा स्केलर से पहले एक और बात बताएं आपको, मैग्नीट्यूड क्या होता है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो 5 6 7 8 9 10 100 200 1/2 -1/2, ठीक है, 11/30 √3, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज मैग्नीट्यूड कहलाते हैं, ठीक है ना। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम यूनिट जोड़ दें तो वहाँ पे हमारा बन जाता है क्वांटिटी। जैसे हमने लिखा 10 हमारा मैग्नीट्यूड है, हमने इसके साथ लिख दिया मीटर, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, कह सकते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो कह सकते हो 10 मीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम लिख दिया 10 सेकंड, मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। हमने लिख दिया 10 केल्विन, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हमने लिखा 10 एम्पियर, मतलब करंट की बात कर रहे हैं। हमने लिखा 10 न्यूटन, तो फोर्स की बात कर रहे हैं। 10 पास्कल, तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सभी का मैग्नीट्यूड एक समान है, सभी का न्यूमेरिकल एक समान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन यूनिट अलग अलग है, और अलग अलग यूनिट होने के कारण क्वांटिटी भी क्या हो गई, अलग हो गई। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो वेक्टर की ज़रूरत क्यों है हमारे एवरीडे लाइफ में। जैसे सपोज कर लो कि आपको कहीं जाना है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपको अपने स्कूल पे जाना है, ठीक है। आप कहीं नए जगह पे गए, सपोज कर लो कि आप गोरखपुर के एरिया में गए हैं। जैसे मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर के एरिया में अगर आप गए हो, ठीक है, और किसी स्कूल पे आपको जाना है, और उस स्कूल पे जाने के लिए सपोज करिए कि चौराहा है, इस चौराहे से अगर आप 1 किलोमीटर साउथ की तरफ जाओ, 1 किलोमीटर किधर जाओ, साउथ की तरफ जाओ, तो आप उस स्कूल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोई बच्चा इस चौराहे पे खड़ा है और इस चौराहे से
ये ऐसे जा रहा था, कुछ इस वे में जा रहा था, और या तो कह सकते हो कि इस वे में जा रहा था, इधर आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए जा रहा था, या चौराहे पे खड़ा है और किसी इंसान से पूछा, सपोज करो कि ये बहुत समझदार आदमी है, किसी इंसान से पूछा कि मेरे को किसी स्कूल पे जाना है, सपोज कर लो कि मेरे को सेंट जोसेफ स्कूल पे जाना है, सेंट जोसेफ स्कूल पे जाना है, इसने पूछा किसी से, ठीक है। सेंट जोसेफ स्कूल पे जाने के लिए इसने पूछा और बोला कि कितना किलोमीटर है यहाँ से। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई आदमी है, इसने कहा कि तुम अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो सेंट जोसेफ स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर इसे पता चल गया कि हमें 1 किलोमीटर चलना है और अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो सेंट जोसेफ स्कूल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इसने ये तो पूछा ही नहीं कि 1 किलोमीटर किधर जाना था। अरे भाई बच्चा समझदार था, इसे पूछने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बस इसने क्या किया, 1 किलोमीटर सुना, बस इधर चलना शुरू कर दिया और 1 किलोमीटर तक आगे गया, यहाँ तक आया, 1 किलोमीटर आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पर्सन दिखाई दिया इसे, इससे पूछा कि भैया सेंट जोसेफ स्कूल कितना दूर है, यहाँ से सेंट जोसेफ स्कूल कितना दूर है। तो इसने कहा कि यहाँ से सेंट जोसेफ स्कूल 2 किलोमीटर है। तो इस बच्चे को लगा कि हो सकता है कि पहले वाले ने गलत बताया था, क्योंकि ये समझदार था, समझ रहे हो। और यदि ये समझदार था तो यहाँ पे पहुँच गया। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो इसको थर्ड पर्सन ने बताया कि सेंट जोसेफ स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। अभी भी ये भाई साहब डायरेक्शन नहीं पूछे कि 2 किलोमीटर जाना तो किधर जाना है, बस फिर क्या था, आगे चलते गए, 2 किलोमीटर और आगे आ गए, यहाँ पे पहुँच गए। अब इन्होंने फिर से किसी आदमी से पूछा कि भैया यहाँ से सेंट जोसेफ स्कूल कितना दूर है, ठीक है। तो उस आदमी ने कहा कि सेंट जोसेफ स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। अब इनको समझ में आया, ये जनरली थे समझदार, तो अभी तक तो पूछ नहीं रहे थे, अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे थे। फिर इनको लगा कि नहीं, मैं समझदार नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं कि हमें किधर जाना है। तब फिर क्या किए, पूछे कि भाई 4 किलोमीटर जाना, किधर जाना हमें तो पता ही नहीं है, हम तो बस चले जा रहे हैं। यहाँ से भी पता चला था 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर आ गया, फिर पता चला कि 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर आ गया, तो आखिर हमें जाना किधर है। तो इसने कहा कि भाई तुम 4 किलोमीटर पीछे चले जाओ, सीधे नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में चले जाओ, तो तुम्हें मिल जाएगा सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है। फिर ये भाई साहब यहाँ से चलना स्टार्ट किए और 4 किलोमीटर पीछे आए, 4 किलोमीटर पीछे आए तो यहाँ पे इन्हें मिल गया सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और डायरेक्शन इसीलिए बनाया गया क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम मास की बात कर लें, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, टाइम ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो अभी आपने बताया नहीं, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये कहाँ से आया है, तो जब आपको मैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बताऊंगा तो बड़ा ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट का फार्मूला कहाँ से आया है। बस धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेक्टर क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिर्फ वेक्टर लिखते हैं, 2 वेक्टर छोड़ो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। वेक्टर तो समझ गए कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देन उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, या उसे वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे अगर हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला तो हम ए पर ऐसे एरो दिखा देंगे। सपोज करो कोई वेक्टर ए दिया है और इस ए पर क्या करेंगे, हम ऐसे एरो बना देते हैं। मतलब ये एरो जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो जो एरो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। दूसरा, इसको ए कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको बोल्ड लेटर में चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में, क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में जो भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, वो कुछ ऐसे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल्ड लेटर में चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए को। तो इस वे में कह सकते हो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। वेक्टर देखो जनरली 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स। अच्छा, 2 टाइप बताने से पहले कुछ और भी प्रॉपर्टीज बताते हैं वेक्टर के। पहला तो आपने देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दूसरा देखिए क्या है, किसी भी वेक्टर को अगर हम 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, यानी कि 2 पाई पर रोटेट करेंगे किसी भी वेक्टर को,
अगर हम 2 पाई पे रोटेट करते हैं यानी 360 पे जब रोटेट करते हैं इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि किसी भी वेक्टर को अगर हम 360 डिग्री पर रोटेट कर दें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। तीसरी बात देखिए बताते हैं, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर ए को अगर हम 180 डिग्री पर रोटेट कर दें, मतलब यहाँ से रोटेट करके हम यहाँ पे ला दिए हैं, यदि इसे वेक्टर ए को यदि हम 180 डिग्री पर रोटेट कर दें यानी कि पाई डिग्री पर पाई रेडियन पे अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये जो वेक्टर है वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, यानी वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। आपने 3 प्रॉपर्टी समझ लिया वेक्टर का। चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली या कोइनिशियली हम एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को चाहें तो कोइनिशियली आप आगे लेकर के जा सकते हैं, इस वेक्टर को पैरेलली भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर कह सकते हो पैरेलली नीचे लेके आ सकते हो, या इसी को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली या कोइनिशियली हम एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल को हम देखो कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को समझाते हैं आपको। एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, सपोज कर लो कि यहाँ पे 2 वेक्टर दिया हुआ है, पहला वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ऐसे मान लो दोनों वेक्टर, एक का हेड और दूसरे का टेल मिला हुआ है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, देखो ये जो वेक्टर होता है ना वेक्टर, इसके टर्मिनल पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। टर्मिनल पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड, और इसके इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं टेल। ठीक है, जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है इसको हेड कहते हैं, और इनिशियल पॉइंट यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, टेल कहते हैं। समझ कर लो कैसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, और हमें पता करना है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, इस एंगल को हम कह देंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सिंपली लिख देंगे कि कोई भी अगर सटा हुआ 2 वेक्टर है तो उसके बीच का जो छोटा एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल देखो कैसे फाइंड करते हैं, कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल यदि आपको निकालना है तो उसके टेल से टेल को ज्वाइन करना पड़ता है। वो सॉन्ग सुनो ना, ताल से ताल मिला, वो ताल मूवी का एक सॉन्ग है, उसमें ताल से ताल मिला ऐसे करके सॉन्ग है, उसमें हमें क्या करना होता है, टेल से टेल मिलाना पड़ता है। वही रूल है कि टेल से टेल को मिला देते हैं, ताल से ताल को मिला देते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली देखो क्या है, इसका टेल है और इसका टेल, दोनों को टेल को अगर हम आपस में मिलाते हैं, दोनों टेल को आपस में मिलाने पर जो स्मॉलर एंगल बनेगा दोनों वेक्टर के बीच में, उस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और ये वाला क्या वेक्टर बी है, तो इसको क्या करो, कोइनिशियली आप आगे लेकर कैसे जा सकते हैं। हमने भी बताया था आपको कि किसी वेक्टर को पैरेलली या कोइनिशियली हम चाहें तो आगे लेकर के जा सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसको हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सपोज को ले वेक्टर ए था, वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दिया और वेक्टर बी को क्या किया, थोड़ा आगे लेके आ गए, हम कुछ ऐसे लेकर के आ गए। अब इसके बीच का जो छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल मतलब क्या, एक तो बड़ा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बड़ा वाला एंगल बन रहा है, और ये एंगल क्या है, छोटा एंगल बन रहा है। तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो सबसे छोटा एंगल बना अनजॉइनिंग टेल टू टेल, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, मैक्सिमम 180 हो सकता है, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे हमेशा कम ही रहेगा या फिर 180 के बराबर हो सकता है। यानी कि 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। समझ गए। अब देखिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एंगल फाइंड करते हैं कुछ वेक्टर के बीच में, और तब तक आप चाहें तो इसको नोट कर लें, फिर मैं रफ करता हूँ। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, रफ करने के बाद में फिर हम 1-2 एंगल फाइंड कराते हैं। कोई क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ और एक आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक नोट करिए। तो आइए देखते हैं 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया, सपोज कर लो कि यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, या ऐसे हमने डायरेक्शन को मान लो दिखा दिया, इसको हमने मान लिया ईस्ट, दिस इज वेस्ट, इसको मान लिया हमने नॉर्थ, और इसको क्या मान लिया साउथ। ठीक है,
यहाँ पर ऐसे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, और यह डिग्री है 45 डिग्री। जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, या लिख सकते हो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, या तो इसी को ऐसे लिख सकते हो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, या इसको एक और तरह से लिख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसको समझ गए कि इसको जब भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, या 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, या फिर लिख सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वैसे ही अगर यहाँ पर भी 45 हो तो इसको भी लिख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, या फिर लिख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर जो गिवन एंगल है, यह एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का, अब ये 45 डिग्री नहीं है। यदि 45 डिग्री एंगल नहीं है तब आप इसको क्या अगर 50 डिग्री वेस्ट नॉर्थ लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप 50 डिग्री वेस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं, और ना तो यहाँ पे आप 50 डिग्री नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 45 डिग्री है तो इधर से भी 45 ही होगा और इधर से भी 45 होगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर ये 50 हो गया तो ये कितना होगा, ये जो है आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसलिए हम यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे 40 डिग्री तो दिया ही नहीं था। देखो इसको इस डायरेक्शन को लिखने का मतलब क्या है, हमने लिखा 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या है कि यह वेक्टर अगर 50 डिग्री नॉर्थ के तरफ नहीं गया होता तो किधर होता, वेस्ट के तरफ होता। ठीक है, अगर ये जो वेक्टर गिवन है वेक्टर बी है, मान लीजिए यह वेक्टर बी अगर 50 अंश नॉर्थ की तरफ नहीं गया होता तो किधर होता, वेस्ट की तरफ होता। या फिर इसी को अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो क्या कह सकते हैं कि अगर यह वेक्टर 40 डिग्री वेस्ट की तरफ नहीं गया होता तो ये किधर होता, नॉर्थ की तरफ होता। इसलिए हमने लिखा 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब देखिएगा एक और चीज़ बताते हैं। यहाँ पे मान लो ऐसे वेक्टर दिया हुआ है डायरेक्शन के साथ, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन है हमने बनाया, ये हो गया ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, और इसको हमने मान लिया साउथ। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर ए है, इसको हमने मान लिया वेक्टर बी है, ये हो गया वेक्टर सी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं वेक्टर डी। सपोज कर लो कि यह एंगल दिया है 45 डिग्री, इसको मानते हैं 50 डिग्री मान लिया। ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया 30 डिग्री, इसको हमने मान लिया 35 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन दिया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, एंड डी एंड ए। ठीक है ना, इन चारों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। इनके बीच का एंगल देखो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बीच का एंगल देखिए कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम कैसे बना लिया हमने, जो डायरेक्शन दिखा रहा है इसको हमने मान लिया ईस्ट मतलब पूरब हो गया, इधर पश्चिम की तरफ हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया वेक्टर ए कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर ए है, और ये एंगल दिया 45 डिग्री। ठीक, ये है आपका बी, वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। तो कुछ बच्चों के मन में अभी भी आ रहा होगा कि सर 45 + 50 यानी कि 95 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत आ रहा बेटा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जब भी फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच के एंगल को तो पहले टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि टेल से टेल मिलाओ तो उतना ही वैल्यू आ जाए, इन दोनों के सम के बराबर ही आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि आपको पहले टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा। तो इस क्या करो, एक वेक्टर जो हमारा वेक्टर बी दिया है इसको आप आगे की तरफ लेकर के चले जाओ ऐसे,
यदि आप इसको आगे की तरफ लेकर के जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 50 तो ये भी 50, दोनों 50 हो गया। अच्छा ये कितना होगा 45, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टोटल एंगल इसका होता है 90 डिग्री और 90 में से ये 45 गिवन है, तो बचा कितना 45, और ये भी टोटल 90 जिसमें हमें 50 पता चल चुका है, तो बचा कितना 40 डिग्री। अब बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो गया, तो कह सकते हो 45 + 40, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी निकल जाएगा 40 + 45 यानी कि 85 डिग्री। समझ गए, लगभग समझ गए होंगे ए और बी के बीच का वेक्टर कैसे हम निकालते हैं। वैसे ही देखो अब हम बी और सी के बीच का एंगल निकालते हैं। वेक्टर बी देखिए कहाँ दिया है, वेक्टर बी इधर दिया हुआ ऐसे कुछ, ये रहा हमारा वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर सी कहाँ है, इधर दिया हुआ ऐसे, ये रहा हमारा वेक्टर सी। यहाँ पर भी दोनों का टेल से टेल नहीं मिला हुआ। अच्छा तो सर अगर हेड से हेड मिला हो तो क्या करें, तो भी सिंपली अगर हेड से हेड मिला होगा तो उनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, चाहे टेल से टेल मिला हो चाहे हेड से हेड मिला हो, दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, टेल से टेल पहले मिलाते हैं। टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं ऐसे। अब देख रहे हैं टेल से टेल मिल गया, ये एंगल कितना दिया था, ये एंगल दिया था 50 डिग्री, तो यह भी एंगल कितना होगा 50, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक समान होते हैं, तो ये 50 तो ये भी 50। दिस एंगल वाज गिवन 30 डिग्री, ये कितना दिया था 30 डिग्री दिया था, तो 90 में से 30 घटा लो कितना बचा 60, तो ये डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। अब बताइए वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल क्या दोनों को जोड़ लोगे, जोड़ना तो आसान है, तो कह सकते हैं क्या एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 50 + 60 यानी कि 110 डिग्री, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया कैसे हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बड़ा ही आसान है इसको फाइंड करना, बशर्ते आपको शिफ्ट करने आना चाहिए कि कैसे हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सी और डी के बीच के एंगल फाइंड करते हैं। सी और डी के बीच के एंगल फाइंड करना बड़ा ही आसान है, देखिए क्यों, क्योंकि इसके टेल से टेल मिला हुआ है, डी ये रहा और सी ये है, दोनों का देखो टेल से टेल मिला हुआ है, ये एंगल 30 है, तो 30 है तो ये कितना होगा 60, और कैसे को 60 और 35 दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन सी एंड डी कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो गया, ठीक है। और डी एंड ए के बीच का भी एंगल फाइंड करना आसान है, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, अभी जस्ट आपने देखा कि ये कितना हो जाएगा 45, और ये यदि 35 है तो ये कितना होगा, ये होगा 55, तो 55 और प्लस 45 दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 100 डिग्री, तो एंगल बिटवीन ए एंड डी कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन इधर देता हूँ, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा ईस्ट हो गया, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, और इसको हमने मान लिया साउथ। यहाँ पे मान लो ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर गिवन है वेक्टर बी हो गया, इस वेक्टर को हमने मान लिया वेक्टर सी, ठीक है, इस वेक्टर को हमने मान लिया वेक्टर डी। मान लीजिए ए, ये जो एंगल दिया हुआ है इस एंगल की वैल्यू है 48 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू है 30, चाहे मान लो 40 डिग्री मान लेते हैं इसको, चलो 40 डिग्री हो गया। इस एंगल का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और इस एंगल का वैल्यू दिया है 50 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर सी एंड डी, और कह सकते हैं वेक्टर डी एंड ए। इन चारों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, और यदि आपको फाइंड करने नहीं आता है तो भी एक बार कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर समझाने के लिए। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये बड़ा ही आसान है दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना, क्योंकि हमें बस शिफ्टिंग आना चाहिए, टेल से टेल मिलाने आना चाहिए या हेड से हेड मिलाने आना चाहिए, और हम यकीनन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हमें यकीन है कि आपको आज की वीडियो में बड़ा ही मज़ा आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ये तो बस वेक्टर का इंट्रोडक्शन था, अभी तो यार समझ लो फिल्म स्टार्ट हो रही है, आगे आगे
एक एक चीज़ आना शुरू हो जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, जिसमें 2 मल्टीप्लिकेशन होगा, एक डॉट प्रोडक्ट होगा, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 11th में हैं या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फंडामेंटल है, वेक्टर उनका पहला फंडामेंटल चैप्टर है, ठीक है। तो उन्हें भी शेयर करिएगा और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी वेक्टर को समझना चाहते हैं या जो भी ये चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड हमें हेल्प मिल सके, उन बच्चों को भी ये हेल्प मिल जाएगा इससे। और मैं आपको बता दूं आपका जानकारी के लिए कि मैं क्लास 9 से लेकर के बीएससी तक के सारे फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करता हूं। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूं, और लगभग हर रोज़ एक एक नया कंटेंट लेकर के आता ही रहता हूं। तो जितने भी बच्चे क्लास 9 से लेकर के बीएससी तक के हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके सब्सक्राइब से ऐसा नहीं है कि आपका कोई पैसा खर्च होने वाला है, बल्कि हमें एक हेल्प मिलेगा, और आपके सपोर्ट से हमारा हौसला और बढ़ेगा, और हम आपके लिए और भी बहुत सारे न्यू कंटेंट लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए ट्रिकी वीडियो भी बनाने वाला हूं कि कैसे हम लोग ट्रिक के हेल्प से किसी फार्मूले को याद कैसे करते हैं या किसी फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ट्रिकी वीडियो भी बनाऊँगा बहुत ही जल्द। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।